नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। लोग कहते हैं कि पुलिस संविधान के प्रति समर्पित होती है, नागरिकों के प्रति समर्पित होती है और कानून यानी कि लॉ ऑफ द लैंड के प्रति समर्पित होती है। जब भी कोई वर्दी पहनता है पुलिस की तो संविधान की शपथ लेते हुए ये सारे कमिटमेंट्स पुलिस को पूरे करने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग क्या देखते हैं कि वर्दी में पुलिस अपनी ताकतों का दुरुपयोग करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, जिसके चलते जो छवि लोगों में बनती है वो यही बनती है। और खासकर अगर हम भारत की बात करें कि किस तरीके से पुलिस और नेता साठगांठ में पूरे देश को चलाते हैं। कुछ इसी तरीके के मामले हमने इतने सालों में देखे हैं। लेकिन आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूं जिससे कि आपको ये लगेगा कि अब समय आ गया है कि पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है, पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, उनको फिक्स करने का समय आ गया है कि अगर पुलिस ने गलत जांच की है या अपनी गलत तरीके से अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है तो पुलिस दंडनीय है और आम नागरिकों को खामियाजा नहीं भुगतना होगा। कम से कम जब शपथ लेते हैं पुलिस वाले तो वो ये क्या कहते हैं कि वो आम नागरिकों के लिए समर्पित हैं ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जाए। लेकिन इतने सालों से हम देख रहे हैं और खासकर अगर आप पिछले 7 या 6 सालों से अगर आप देखें तो जिस तरीके से पुलिस राजद्रोह के केसेस लोगों पर थोपती है, जिस तरह से पुलिस यूएपीए के केसेस थोपती है और जिस तरीके से एक बिल्कुल पक्षपाती जांच होती है अगर कोई दंगे हो जाते हैं, तो इन सारी स्थितियों में प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पुलिस नागरिकों के लिए बनी है या फिर ये पुलिस नेताओं के लिए बनी है। आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन 2 आपको बड़े एग्जाम्पल्स आपको देना चाहती हूं कि हाल में अभी कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले तो आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने राजद्रोह यानी कि सेडिशन के मामले में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही ये गैर संवैधानिक कानून है और कॉलोनियल टाइम यानी कि अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इस कानून को लाया गया था। और ये कानून वही काम करता है जो कि आप एक कारपेंटर होता है यानी कि बढ़ई को अगर आप एक कुल्हाड़ी दे देंगे जिससे कि वो लकड़ी ना काट कर बल्कि पूरे जंगल को काट देता है, ये सेडिशन का लॉ यानी कि राजद्रोह का जो ये कानून है ये वही काम कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि इस कानून को खत्म किया जाए। हालांकि बहुत सारी पिटिशंस इसको लेकर दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और वो सारी पिटिशंस की सुनवाई अभी इन प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि सरकार, वो किसी भी सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं जस्टिस एनवी रमन्ना, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने ऐसे स्टे लॉ को हटाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। और खासकर बीजेपी सरकार से ये पूछा कि आपकी सरकार ने तो ऐसे बहुत सारे पुराने कानूनों को खत्म किया है, तो सेडिशन लॉ को खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे। यानी कि कोर्ट भी इस बात को मानता है कि राजद्रोह के कानून को पुलिस ने गलत तरीके से लोगों के ऊपर थोपा है और गलत तरीके से लोगों को बंद किया है। तो ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि किस तरीके से अभी कल गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को और जितने भी अलग अलग स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कहा है कि आईटी एक्ट के तहत यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो सेक्शन 66A है, अगर उसके तहत कोई भी केस रजिस्टर हुआ है या फिर कोई केस पेंडिंग है तो उन केसेस को विड्रॉ किया जाए। क्योंकि 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 66A को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 सालों में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि एक PUCL नाम की एक NGO है, उनका ये कहना है कि 1307 केसेस
पिछले 6 सालों में रजिस्टर हुए हैं सेक्शन 66A के तहत। तो ये क्या दर्शाता है? क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं था कि इस सेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ने अपने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो बेयर एक्ट है उसमें आज भी ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है और उसमें 2 स्टार्स लगे हुए हैं और फुटनोट के तौर पर ये लिखा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेक्शन 66A को नल एंड वॉइड किया है। तो उस पर जस्टिस नारिमन ने ये कहा कि जी हाँ, पुलिस ऑफिसर्स ऐसी फुटनोट को नहीं पढ़ते। तो ये गलती किसकी है? आज निर्दोष लोगों को अगर सेक्शन 66A के तहत गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बंद किया गया है, तो आज गलती किसकी है? पुलिस ने देखा ही नहीं कि इस तरीके का कोई कानून इस समय स्टैट्यूट बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है और उन्होंने एक नहीं बल्कि 1307 लोगों की जिंदगी दूभर कर दी, उनको जेल भेजकर। तो ये पुलिस की इलिटरेसी है, उन्होंने कानून को ठीक से नहीं पढ़ा, उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग है और जागरूकता की कितनी बड़ी कमी है, सेंसिटाइजेशन यानी कि संवेदनशीलता की पुलिस में कितनी बड़ी कमी है। तो ये पुलिस के कामकाज करने का जो तरीका है, उनकी ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी पर आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये एक और उदाहरण है। उधर कल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का फाइन थोपा है और कहा है कि मोहम्मद नजीर नाम के एक शख्स पर, जिसके बाईं आंख में गोली लग गई थी उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान, और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट किया था, तो पुलिस ने एक तरफा जांच शुरू की और उनको दोषी करार दिया और जो अक्यूज थे उनकी बातें, जो विक्टिम था उसकी बातें नहीं सुनी गई, यानी कि मोहम्मद नसीम की बातें यहाँ पर सुनी नहीं गई। वो कहते रहे कि एफआईआर रजिस्टर करिए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, जिस पर जस्टिस जो एडिशनल जज हैं जस्टिस विनोद यादव, तो उन्होंने कहा है, और उसको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, उन्होंने लिखा है कि द इन्वेस्टिगेशन वॉज डन इन अ कैलस, फार्सिकल एंड कैजुअल मैनर, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की जांच थी वो बहुत ही कैजुअल अप्रोच था, गलत तरीके से किया गया वो एक जांच है। और पुलिस ने ये बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई कि वो जो एसएचओ हैं भजनपुरा के, उनकी बातों को सुना जाए, और उनके सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स ने एक गैर जिम्मेदाराना जांच की, जिसकी वजह से मोहम्मद नसीम को भुगतना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर अगर दिल्ली पुलिस पर फाइन किया गया है 25,000 रुपए का, तो उस पर यह कहा गया है कि जो एसएचओ भजनपुरा है उनसे ये अमाउंट रिकवर किया जाए, और जो उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे भी ये फाइन रिकवर किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता है, तो आज वाकई में ये समय आ गया है कि अगर पुलिस ने ये गलत जांच की है और अगर गलत तरीके से किसी भी नागरिक को परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? 66A IT एक्ट, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, फिर कैसे बड़ी संख्या में लोगों को उसमें बुक किया जा रहा है? तो यहाँ मेरा सोचना यह है कि जब तक सामने वाले को अपने कार्य के प्रति जवाबदार नहीं बनाया जाएगा, तो सफर करने वाला आम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमें बाहर निकालना होगा। और उसका तरीका यह है कि कानून की अज्ञानता के कारण या किसी के दबाव में यदि गलत बंद किया गया है, तो उस इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर जिसने गलत कार्रवाई की है उसकी तरफ से व्यक्तिगत कंपनसेशन होना चाहिए, फिर शासन की तरफ से कंपनसेशन होना चाहिए, और इसके साथ ही पुनिटिव एक्शन होना चाहिए। यदि ये दोनों कार्रवाइयां की जाती हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। लिहाजा उचित सवाल यह है कि क्या पुलिस के मामले में अनड्यू इंटरफेरेंस है? तो निश्चित तौर पर अनड्यू इंटरफेरेंस है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2006 में जजमेंट दिया गया है उससे जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वयं माना गया है
कि सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यह जो है सरकार के तोते हैं जो कि उनके पिंजरे में बंद हैं। और स्थिति यह है कि ये तोते खुद तोते बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें तोते बने रहने में ज्यादा फायदा दिख रहा है। उन्हें अच्छे व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लिहाजा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और शासन का इंटरफेरेंस को कम करने के लिए और एक जनता की पुलिस बनाने के लिए मेरे हिसाब से एक तरीका है, वो यह है कि ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, और वो भी ऑटोमेटेड। जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उससे ऑटो असेस होना चाहिए। नमस्कार। हाल के घटनाक्रम चिंताजनक है। ये बताया जाता है कि दिल्ली की एक न्यायालय ने कुछ विवेचकों के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना इसलिए किया कि उनके द्वारा दिल्ली दंगों की विवेचना भली भांति सुनिश्चित नहीं की गई थी। नंबर 2, गृह मंत्रालय ने एक जांच आदेशित की है, कदाचित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के उपरांत, कि जब धारा 66A आईटी एक्ट के अंतर्गत उसके द्वारा असंवैधानिक करार कर दी गई थी, तो किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी संख्या में धारा 66A आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किए गए। तीसरी बात, यूएपीए के बारे में भी ये आरोप आ रहे हैं कि फर्जी आधार के ऊपर और मनमाने तरीके से विवेचना करके गलत आरोपियों को निरुद्ध कर एक प्रतिशोध की भावना से एक अव्यावसायिक अनप्रोफेशनल तरीके से विवेचना भी नहीं की गई, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती जेल में निरुद्ध किया गया। उपरोक्त 3 दृष्टांत इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि विवेचना में जो वांछित गुणवत्ता होती है उसका अभाव है। जो उपयुक्त और वांछित स्तर का अनुश्रवण होना चाहिए, सुपरविजन वरिष्ठ अधिकारियों का होना चाहिए, वो नहीं है और उसका अभाव है। इन दोनों के चलते, और मैं तो ये भी कहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भ्रष्टाचार का भी एक आयाम हो। बहरहाल, चाहे भ्रष्टाचार हो, लैक्स सुपरविजन हो, चाहे विवेचना की गुणवत्ता में कमी हो, जो भी कारण हो, लेकिन अगर इस तरीके से मनमाने तरीके से विवेचना होगी तो इससे ज़्यादा घृणित उदाहरण मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का हो नहीं सकता है। ये कहा जाता है पुलिस और फौज में, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। बुरे सिपाही नहीं होते हैं, बुरे जनरल होते हैं। पुलिस के नेतृत्व की जिम्मेदारी थी कि अगर मनमाने तरीके से विवेचना हो रही थी तो उन्होंने पर्यवेक्षण क्यों नहीं किया? क्या पर्यवेक्षण के अभाव में क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा अपना मत है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संगीन इल्ज़ामात हैं और उसके ऊपर मनमाने तरीके से विवेचना करना, आरोपी बनाना, जेल भेजना, निरुद्ध करना, आईटी एक्ट की वो धारा समाप्त हो गई और उसमें अपराध पंजीकृत हो रहा है। कानून की अनभिज्ञता एक चीज़ है और उसको मनमाने तरीके से उसका एप्लीकेशन ये दूसरी चीज़ है। इसी तरह यूएपीए, जो कि एक बहुत गंभीर अधिनियम है, इसके अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार करना, निरुद्ध करना, हम किधर जा रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और मेरा तो ये भी आह्वान होगा कि पहले ये प्रक्रिया थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन खराब हो, प्रोसिक्यूशन गलत हो, तो उसके बारे में जांच की जाती थी और उनकी चरित्र पंजिका में, ये चरित्र पंजिका में अंकित किया जाता था, बैड इन्वेस्टिगेशन, वर्स्ट प्रोसिक्यूशन। और इसके आधार पर चाहे विवेचक की गलती हो या प्रोसिक्यूटर की गलती थी या दोनों को तदनुसार दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाती थी। अगर प्रतिशोध की भावना से या भ्रष्ट और अकर्मण तरीके से उनके द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता था। पुलिस के नेतृत्व की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून को और परिस्थितियों का मूल्यांकन कर ले और चार्जशीट लगाने से पहले कम से कम उसका एक बार मूल्यांकन और सत्यापन तो कर लें कि कानून प्रासंगिक है भी या नहीं है, क्या साक्ष्य पर्याप्त है कि नहीं है। दिल्ली दंगों में अगर हल्की चार्जशीट गई है, यूपीए में हल्की चार्जशीट गई है, इसके अलावा अगर 66A आईटी एक्ट में मनमाने तरीके से चार्जशीट गई है तो इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। और विभागीय कार्रवाई में जो दंड की मात्रा जो दिल्ली कोर्ट ने प्रस्तावित की है वो इनकी तनख्वाहों से, दोषी विवेचकों की तनख्वाहों से जानी चाहिए और इस आशय का एक प्रविष्टि उनकी चरित्र पंजिका में भी अंकित होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की त्रुटि न वो करे न और कोई करे। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अपनी पराकाष्ठा पर है कि एक महत्वपूर्ण प्रकरण में, दिल्ली दंगा कोई सामान्य घटना नहीं थी और उसमें अगर किसी को गलत फंसाया गया, जाहिर है कोर्ट ने बड़े आक्रोश में यह निर्णय लिया है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय बहुत कम प्रकाश में आते हैं। इसके अलावा यूएपीए में सोच समझ करके एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद और फिर पुनर्विचार करने के उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरीके से एक नी जर्क तरीके से कार्रवाई होगी तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार इसीलिए पुलिस पर आरोप लगते हैं कि पुलिस नागरिकों के लिए काम नहीं करती बल्कि नेताओं के लिए काम करती है, क्योंकि पुलिस को लगता है, या चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे कोई सीनियर अधिकारी हो, कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को गुस्सा या नाराज नहीं करना चाहता। उसका कारण क्या है? पुलिस को लगता है कि उनकी ट्रांसफर्स, उनकी पोस्टिंग्स, उनके प्रमोशंस, सब ये जो सारी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाती हैं, ये अगर अपने नेताओं को अगर ये नाराज कर देंगे तो इनकी पोस्टिंग पर फर्क पड़ेगा, इनकी प्रमोशंस पर फर्क पड़ेगा, इन्हें ट्रांसफर्स पर फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस रिफॉर्म्स आज कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, ये अपनी पुलिस एक्ट में रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहती हैं। अब आपको बता दें कि जो रिटायर्ड डीजीपी हैं प्रकाश सिंह, 1996 में वो रिटायर हुए थे और उसके बाद उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी जिस पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था और एक 7 पॉइंट डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी। इट अराइव्ड एट अ 7 पॉइंट डिस्कशन जिसको लेकर कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस को बनाया जाए, एक डीजीपी का जो टेन्योर है उसको फिक्स किया जाए, उसी तरीके से एक मिनिमम टेन्योर जितने भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनका होना चाहिए, जो जांच की प्रक्रिया है और लॉ एंड ऑर्डर का फंक्शन है उसमें अलगाव होना चाहिए, पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स बनाने चाहिए, फिर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाना चाहिए। ये 7 पॉइंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद, इस जजमेंट को लोग जानते हैं, प्रकाश सिंह जजमेंट के नाम से ये जाना जाता है, और इस जजमेंट के बावजूद जो कुछ एनजीओज हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, उन्होंने अपनी जांच में पाया कि ज्यादातर जो राज्य हैं वो इन जजमेंट्स को फॉलो नहीं करते। उन्होंने इस जजमेंट की अवहेलना की है और अवमानना की है, इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगना चाहिए, लेकिन इसको लेकर एनफोर्समेंट नहीं होता है। अब ये एनफोर्समेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है, न केंद्र सरकार की और न राज्य सरकारों की। तो इसकी वजह से क्या होता है? केंद्र सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाता है। अगर सेक्शन 66A के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो केंद्र सरकार की मंशा होती है कि लोगों में डर फैलाया जाए, लोगों को डराया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार किया जाए ताकि लोग सरकार के खिलाफ ना बोलें। उसके बाद उसी तरीके से सेडिशन का कानून है, राजद्रोह का कानून है, लोगों को चुप कराने के लिए जेल भेजा जाता है और ऐसे कानूनों में आमतौर पर बेल नहीं मिलती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होता है। तो सरकार इन कानूनों को, चाहे वो यूएपीए का केस हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, चाहे राजद्रोह का कानून हो, चाहे सेक्शन 66A हो, पुलिस अपनी जांच ठीक से इसीलिए नहीं करती क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो आला कमान नेता हैं, जो उनकी ट्रांसफर्स करते हैं, पोस्टिंग्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो उनकी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। यानी कि पुलिस को अपनी निजी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, लेकिन नागरिकों की जिंदगी पुलिस किस तरीके से बिल्कुल दूभर कर रही है, पुलिस उसके बारे में सोच नहीं रही है। और जब तक इन पुलिस रिफॉर्म्स को नहीं लाया जाएगा, जो पुलिस सुधार की हम बात करते हैं, जब तक केंद्र सरकारें इसके बारे में और राज्य सरकारें इसके बारे में नहीं सोचेंगी, तब तक पुलिस नेताओं के लिए ही बनी रहेगी और आम सिटीजन यानी कि जो आम नागरिक है वो इसी तरीके से पिसता रहेगा, इसी तरीके से जूझता रहेगा। तो ये जो पूरा एक सिलसिला मैंने आपको उदाहरण दिए कि अब होम मिनिस्ट्री ने तो ऑर्डर्स दे दिए कि सारी जो राज्य सरकारें हैं और चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि सेक्शन 66A के तहत जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन केसेस को विड्रॉ किया जाए। यानी कि गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।
तो क्या अमित शाह इस बात को मान गए हैं कि सेक्शन 66A के 1034 केसेस जो पिछले 6 सालों में हुए हैं, क्या वो लोगों से इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या पुलिस लोगों से माफी मांगेगी कि गलत आरोपों के तहत लोगों को बंद किया गया? उसी तरीके से सेडिशन के कानून के तहत अभी देखिए हाल में कितने ऐसे केसेस हुए थे। सेडिशन का जो राजद्रोह के केसेस हैं उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, यानी कि बहुत कम लोगों को ही सजा मिलती है क्योंकि वो केस गलत होता है। ज्यादातर केसेस में राजद्रोह के कहा गया है कि जब तक किसी ऐसे केस से हिंसा नहीं भड़कती तब तक आप राजद्रोह का कानून नहीं लगा सकते, लेकिन फिजूल के केसेस में भी पुलिस राजद्रोह के केसेस को लगा देती है। आज जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी इस बात को कहा कि इतनी ट्रिविलाइज कर दिया गया है इस सेडिशन के कानून को कि गांव में बैठा अगर कोई पुलिस का कांस्टेबल है और अगर उसको किसी के साथ बदला लेना है तो वो किसी के साथ भी वो राजद्रोह का केस उस पर लगा सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो भारत की पुलिस है, चाहे वो राज्य सरकारों में हो या केंद्र में बैठे जो आला ऑफिसर्स हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडा कैरी आउट कर रहे हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल बिना किए हुए। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज की जो पुलिस है वो नेताओं के कब्जे में है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से खबरें आती हैं कि होम मिनिस्टर ने शायद डीजीपी को कॉल किया। अगर कोई दंगे हो गए तो उसमें अक्सर नाम आता है कि जो राज्य का होम मिनिस्टर है वो डीजीपीस को डिक्टेट कर रहा है, डीजीपीस को निर्देशन दे रहा है। और अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन होता है तो उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का इंटरफेरेंस होता है। अक्सर इस तरीके की कहानी भारत के इतिहास में हमें पढ़ने को मिली है। यहाँ पर मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लूंगी कि वो कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की है या थर्ड फ्रंट की है, लेकिन ज्यादातर इन ताकतों का दुरुपयोग होता है। और क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं जिसमें कि पुलिस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अलग किया जाए, डीजीपीस का क्या रोल है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस का क्या रोल है, जब तक इन चीजों को डिफाइन नहीं किया जाएगा तब तक भारत जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में उभरा था वो एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं समझा जाएगा। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत है कि जो उसकी पुलिस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब तक रहेगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो आम आदमी कब तक पिसता रहेगा, इस बात का जवाब कौन देगा? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनदमूव। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।